नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से आज हम पढ़ेंगे और कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करें ताकि हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बेहतर कमांड बना सकें। तो ये सब क्लासेस के लिए वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और सबसे पहले हम ये जान लें इंग्लिश लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है। इंग्लिश लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज है और एक फॉरेन लैंग्वेज तीन तरीके से फंक्शन करती है: फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट known as elementary, second part known as vocabulary and third part known as understanding। बिल्कुल आराम से आप समझ जाएंगे कैसे इंग्लिश लैंग्वेज फंक्शन करती है। आपको सारा बेसिक समझ में आ जाएगा, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। एलिमेंट्री, बेसिक एलिमेंट्स क्या है? शेक्सपियर ने इस एलिमेंट्स को सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा है। इंग्लिश की आत्मा क्या है जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है? तो इसका आंसर है ग्रामर है। जी हाँ, ग्रामर। तो सबसे पहले हमें ग्रामर्स की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में वोकैब, यानी अच्छे वोकैब के ऊपर भी हमारी पकड़ होनी उतनी ही ज़्यादा जरूरी है। इफ़ वी हैव गुड कमांड और वोकैब, हम आसानी के साथ लैंग्वेज को समझ सकते हैं, लैंग्वेज को ग्रामेटिकली रूल्स के बिहाफ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग। अब ग्रामर को सीखने के बाद, वोकैब को सीखने के बाद अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें ये समझ में आ जाएगा हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक। कैसे लिखना है और कैसे बोलना है। अब जो लैंग्वेज होती है अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है भाषा। चाहे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हों या फिर किसी दूसरे विचारों को जानने का माध्यम जो है वो भाषा है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जिस भाषा यानी भाषा का वह माध्यम जिससे हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो राइटिंग यानी लिखित भाषा। उसके बाद जहां हम अपने विचारों को सीधा बोलकर बिना लिखे व्यक्त करते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं, यानी ओरल लैंग्वेज। हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट, ये हम कैसे कर पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर? बेसिकली हमें ग्रामर्स की नॉलेज होनी जरूरी है। जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी फर्स्ट पार्ट है, बेसिक है यानी एसेंशियल है, आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वोकैब के आपको अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, डेली आपको वर्ड सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आपके बोलने की समस्या, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, आप अच्छे से लिख पाएंगे बिना किसी समस्या के। तो आइए देर ना करते अब आगे समझते हैं अब ग्रामर क्या है और कहाँ से हम ग्रामर को पढ़ें। जी हाँ, grammar known as set of rules। grammar known as set of rules। तो आपको ये पता है कि ग्रामर के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रामर set of rules known as set of rules। ग्रामर को हम कैसे जानते हैं? भाई बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे।
अनगिनत रूल्स हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं, इतना ही जानते हैं। अब इससे आगे हमें जानना है कि कहाँ से हम पढ़ें और कैसे इन सेट ऑफ रूल्स को हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके आसानी से सीख सकें। सो इन सेट ऑफ रूल्स जो ग्रामर है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते इंग्लिश के अंदर, ना बोल सकते हैं ना हम लिख सकते हैं। यानी इन सेट ऑफ रूल्स की हमें काफी ज्यादा जरूरत रहने वाली है, महत्वपूर्ण है सबके लिए ये सेट ऑफ रूल्स। तो इसको हम आसानी से और बिल्कुल एक अच्छे ढंग से, यानी जो आपके दिमाग के अंदर जो भ्रम है ना, जो आपके दिमाग के अंदर एक डाउट है कि कहाँ से शुरू करें, कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, सेंटेंस पढ़ें, टेंस पढ़ें, ये टॉपिक, या फिर हम आर्टिकल पढ़ें या फिर मॉडल पढ़ें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों के सामने। वो समझ नहीं पाते कि शुरू से कहां से करें। तो बेसिक से शुरू करना होता है। कोई भी चीज जो शुरू होती है, यानी कोई भी पढ़ाई शुरू होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो बेसिक से शुरू होती है। तो हमें बेसिक से सीखना है, यानी बेसिक ग्रामर से सीखना है। तो आप फिर पूछेंगे सर बेसिक ग्रामर के बाद फिर क्या है? बेसिक ग्रामर के बाद अप्लाइड ग्रामर है। अप्लाइड ग्रामर। सो अप्लाइड ग्रामर और बेसिक ग्रामर के अंदर फिर डिफरेंस क्या है, यानी क्या डिफरेंस है बेसिक ग्रामर और अप्लाइड ग्रामर के अंदर? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब तक आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज नहीं है ना, तब तक आप अप्लाइड ग्रामर नहीं सीख सकते। आप अप्लाइड ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड कभी नहीं बना सकते, और यही बच्चों के सामने दिक्कत आती है। सबसे पहले वो गेट टू गेट हो जाते हैं टेंस से, सेंटेंस से, मॉडल से, नरेशन से, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है। तो इन बेसिक ग्रामर के अंदर क्या है, यानी हम कहां से सीखना शुरू करेंगे? बेसिक ग्रामर से सीखना शुरू करेंगे। तो इस बेसिक ग्रामर के अंदर क्या है और क्या सीखें हम? तो बेसिक ग्रामर में हमें सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना होगा। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप ये कहेंगे सर ये तो सुना हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच को तो हम जानते हैं अच्छे से, तो यही तो बेसिक ग्रामर है, यहीं से तो शुरुआत करनी है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी हमारे 8 टॉपिक्स हैं। अब आप कहेंगे सी क्या प्रीपोजिशन से शुरू करें? नहीं, हम इन 8 टॉपिक्स में जो सीरीज दी गई है पार्ट ऑफ स्पीच की, वहीं से हम एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करें, उनको अच्छे से समझें। उसके बाद अप्लाइड ग्रामर तो बहुत आसान है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारा पहला टॉपिक जो है वो नाउन है, प्रोनाउन है। उसके बाद अगला टॉपिक एडजेक्टिव है। अगला टॉपिक वर्ब है। अगला टॉपिक एडवर्ब है। अगला टॉपिक प्रीपोजिशन है। अगला टॉपिक कंजंक्शन है। और अगला टॉपिक इंटरजेक्शन है। ये 8 टॉपिक्स हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के। अब किस किस बच्चे को नहीं पता नाउन के बारे में, किसको नहीं पता प्रोनाउन के बारे में, किसको नहीं पता एडजेक्टिव के बारे में, या वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, ये टॉपिक्स आप सभी ने पढ़े हैं। 4th, 5th, 6th, 7th इन क्लासेस में भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, और ये टॉपिक हमें कंपटीशन के अंदर भी काम आते हैं। यानी ये बेसिक ग्रामर हमें पहली क्लास से लेकर, मैं बात करूं यानी हमारी जूनियर क्लासेस से लेकर जब तक आप पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, सब क्लासेस के अंदर हमें ये टॉपिक्स काम आने वाले हैं। तो हमें इनकी अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी, इनके ऊपर बराबर कमांड बनानी पड़ेगी, ताकि हमें अप्लाइड ग्रामर में कोई दिक्कत ना आए। अब आपको
9th क्लास के अंदर या फिर 10th क्लास के अंदर जो है आपको नरेशन का टॉपिक दिया जाता है, 10th के अंदर 9th के अंदर दिया जाता है, इससे पहले नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि तब तक आपको फर्स्ट क्लास से लेकर मैं बात करूं 6-7 क्लास तक तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ही आपको अप्लाइड ग्रामर के टॉपिक शुरू करवाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, आप ये पुराने टॉपिक्स भूल जाते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके इन सब टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर अप्लाइड ग्रामर पे आऊंगा। तो नाउन क्या है, आज मैं इस टॉपिक में यानी इस लेक्चर के अंदर बात नहीं करूंगा, नाउन के ऊपर पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा, नाउन को ब्रीफ में आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। तो नाउन क्या है? तो संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करा। ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में क्या है? विच रेफर्स टू ए प्लेस, नंबर, प्लेस, थिंग। अब जो स्थान, व्यक्ति, वस्तु को रेफर कराए। अब ये तो बहुत लंबी डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन हम क्या तैयार करें? ये नेमिंग वर्ड है, इट्स अ नेमिंग वर्ड। हम इसको कैसे जानेंगे? नेमिंग वर्ड के माध्यम से जानेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसी डेफिनेशन है? देखिए नेमिंग वर्ड क्या होता है बच्चों? नेम मीन्स नाम, और आईएनजी कंटिन्यूटी को दर्शाता है, कांस्टेंट एक्शन को दिखाता है। तो नेमिंग वर्ड जो है इसका अर्थ ये है कि संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान है, यानी हर एक चीज का एक नाम है, और हर एक चीज का एक नाम है, इसी कारण मैंने इसको नेमिंग वर्ड कहा है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सो अब देखिए हम बात करें पार्ट्स ऑफ नाउन की, टाइप्स ऑफ नाउन की। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हम बात करें प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की, करेक्टिव नाउन की, मटेरियल नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। सो ये सब क्या है? ये अलग अलग तरीके हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, यानी अलग अलग तरीके से किस नाउन की क्या स्पेसिफिक है, कौन सी टाइप की क्या स्पेसिफिक है, और अभी भी इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। अब आपको आगे नाउन के अंदर क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है केस ऑफ नाउन क्या है, उसके बाद अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन के बारे में, उसके बाद आप नंबर के बारे में भी यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद आप यहाँ पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। ये सब हम नाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे। केस ऑफ नाउन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाउन का, जो हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद नेमिंग वर्ड यानी नाम। सबसे पहले हम किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके नाम के बारे में पूछते हैं। उसके बाद प्रोनाउन क्या है, यानी सर्वनाम। तो a pronoun is a word that which used in place of a noun. So which can use in place of a noun, that is pronoun. So सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। यानी अब इस लंबी डेफिनेशन के बाद मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, जी हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। अब सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड क्यों कहा मैंने इसको? क्रिकेट की लैंग्वेज में आपने सीखा है, पढ़ा है कि क्रिकेट के अंदर एक अतिरिक्त फील्डर होता है, उसको सब्स्टिट्यूट फील्डर कहा जाता है। उसी प्रकार से रिप्लेस करता है किसी भी नाउन को, तो इसी कारण इसको मैंने सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड कहा है। आईएनजी वही कंटिन्यूस कांस्टेंट प्रोसेस के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। उसके बाद मैं बात करूं एडजेक्टिव के बारे में। सो एडजेक्टिव क्या है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएंगी। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, जब मैं डिटेल में इन टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि नाउन, प्रोनाउन की कितनी टाइप्स हैं, कैसे प्रोनाउन वर्क करता है। ये टॉपिक दिखने में छोटे जरूर लग रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर हमारी बेसिक क्रीम नॉलेज छिपी हुई है, जिससे हम अप्लाइड ग्रामर को बहुत ईजिली तरीके से अच्छी कमांड हम बना सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। सो एडजेक्टिव जो होता है इन दोनों को रेफर्स करता है, नाम, उपनाम। तो एडजेक्टिव इन दोनों को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? नाउन को या प्रोनाउन को। सो एडजेक्टिव रेफर्स टू ए नाउन और ए प्रोनाउन। सो इसी कारण जो इन दोनों की विशेषता बताए वो क्या है? विशेषण है। अब मैंने इसको क्या कहा है
इसको कहा गवर्निंग वर्ड। गवर्निंग वर्ड। सो बेसिकली ये गवर्निंग वर्ड है और एडजेक्टिव नोन एज गवर्निंग वर्ड। इसको हम गवर्निंग वर्ड के रूप में कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन बताता है किसकी, नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। हम बात करें डिग्री की, गुड, बेटर, बेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब प्रयोग की जाती हैं एडजेक्टिव के टॉपिक के अंदर। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सुना है ना आपने? ये सब किसके अंदर आता है? एडजेक्टिव के अंदर। जब डिटेल में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ नाम, उपनाम और उसके बाद इनकी विशेषताएं क्या हैं, यानी इस एक स्पेसिफिक पर्सन की क्या विशेषता है, ये हम विशेषण से सीखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, यानी वर्ब विच डिनोट द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, जो कर्ता के काम को व्यक्त करती है वो क्रिया कहलाती है। कर्ता के काम को व्यक्त करती है वो क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या किस रूप में जानेंगे? हम इसको कहेंगे सेइंग वर्ड। हम इसको कहेंगे सेइंग वर्ड। अब ये सेइंग वर्ड, से मींस कहना, आईएनजी वही कांस्टेंट, प्रोसेस, वर्ड मींस सब, यानी ये क्या है? निरंतर कांस्टेंट वॉकिंग करती रहती है, हमेशा सब्जेक्ट के बारे में, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिनोट करने का, सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट करने का काम करती है, सब्जेक्ट के एक्शन को डिकोड करने का काम करती है। कौन? वर्ब। चाहे कोई भी सेंटेंस आप उठा के देखना, तो ये यानी यहाँ पे बताती है हमारी फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं, बहुत सारी टाइप हैं। डिटेल में इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। सो आज यहाँ आपको अब सीखने को मिला नाम, उपनाम, विशेषता। उसके बाद फिर क्या हो गया? अब यहाँ ये क्या काम करते हैं, यानी सेम वर्ड यानी क्रिया, ये क्या क्रिया करते हैं, क्या काम करते हैं, तो ये जानेंगे हम वर्ब के माध्यम से। अब अगला टॉपिक हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब जो है which qualify a verb or another adjective that is called adverb, क्रिया विशेषण। जी हाँ, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए या फिर दूसरे किसी विशेषण की हमारी विशेषता बताए तो हम उसको एडवर्ब कहेंगे। अब देखिए, तो फिर ये क्या हुआ, और इस डेफिनेशन के माध्यम से हम क्या सीखें? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी बहुत सारी एडवर्ब हैं, बहुत सारे क्रिया विशेषण हैं, अलग अलग तरीके से सेंटेंस के अंदर फंक्शन करते हैं। डिटेल में इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसको क्या कहें? क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्वालिफाइंग वर्ड। अब ये क्वालिफाइंग वर्ड क्या है? अब इस क्वालिफाइंग वर्ड के अंदर ये क्वालिफाई करती है, किसके? एक्शन को क्वालिफाई करने का काम करती है। कौन? एडवर्ब। इस यानी यहाँ पे जो एक्शन हुआ वो एक्शन आपका धीरे हुआ, एक्शन बहुत धीरे हुआ, यानी स्लोली, मोर स्लोली। सो कैसे एक्शन हुआ उसको क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करती है। इसी कारण इसको हम क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं, यानी इसकी विशेषता बताती है कि राम चलता तो है, राम चलता तो है। तो चलता तो है, यहां चलना क्या है? क्रिया है। अब राम धीरे चलता है, ये चलना कैसा है? धीरे, विशेषण मान लिया। अब राम धीरे धीरे चलता है, तो फिर ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ये टॉपिक आपने समझे हैं, इन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, इन टॉपिक्स को अब आपको गहराई से समझना होगा, जानना होगा। जो मैं सिखा रहा हूँ आसानी के साथ मैं जो चीजें बना रहा हूँ, ग्राफ आपके सामने जो चीजें तैयार हो रही हैं उसको आपको अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से मैं एक एक करके इन चीजों को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें
एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक आपको ये क्रिया समझ में नहीं आए तब तक आपको एडवर्ब समझ में नहीं आ सकती, जब तक आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आया तब तक आपको नाउन प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा, यानी एक दूसरे से लिंक्ड है ये टॉपिक। आगे हम बात करें प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन हमारा रिलेटिंग वर्ड होता है, रिलेटिंग वर्ड। अब रिलेटिंग वर्ड कौन सा होता है कि मैंने इसको रिलेटिंग वर्ड क्यों कहा है? अब प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो its relation to the concerned noun or pronoun, यानी अपने रिलेशन को शो करने के लिए, अपने संबंध को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसके साथ संबंध को दिखाने के लिए? किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, क्योंकि इससे पहले ही प्रीपोजिशन यूज होती है। सो हम बात करें एट होम, एट स्कूल, एट स्कूल, उसके बाद ही lives at पानीपत in हरियाणा। सो इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या सीखा? यह आपने जाना कि यहां पे एट प्रीपोजिशन और इन प्रीपोजिशन। अब देखिए इससे आगे एक नाउन है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज हुई, या भी नाउन है इससे पहले प्रीपोजिशन यूज हुई। अब ये किसके साथ रिलेशन को शो करती हैं? ये कर्ता के साथ एक्शन को, कर्ता के साथ रिलेशन को शो करती हैं। अब देखिए यहाँ पे पानीपत है तो ही, तो हम कहेंगे वेयर डज ही लिव। सो आप क्या कहेंगे? ही लिव्स एट पानीपत इन हरियाणा। इसके अंदर अब वह कहाँ रहता है? पानीपत में। किसने दिखाया? एट प्रीपोजिशन ने दिखाया। छोटे स्थानों के लिए, बड़े स्थानों के लिए इन लगाएं, छोटे स्थान के लिए एट लगाएं, या आपने प्रीपोजिशन के टॉपिक में पढ़ा होगा। यहाँ हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया। तो किसके साथ? नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होती है अपने कर्ता के साथ रिलेशन को शो करने के लिए। इसी कारण में इसको रिलेटिंग वर्ड की एक डेफिनेशन दी है। शॉर्टकट डेफिनेशन है, आराम से आप सीख सकते हैं इसको। उसके बाद हमारा कंजंक्शन क्या है? तो कंजंक्शन अगला टॉपिक। तो बच्चों अब यहाँ संबंध दिखाए उस कर्ता के साथ। उस कर्ता ने यानी नाम उपनाम जो कर्ता है हमारा वो हमेशा सब्जेक्ट या फिर जो होगा या तो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा। कोई भी सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन से बना होता है या फिर नाउन से बना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो नाउन से बना होगा या प्रोनाउन से बना होगा। तो यहाँ रिलेशन को यानी संबंध को शो करने के लिए हम नाउन और प्रोनाउन का मदद दिखाता है अपने आप में। ये जैसा आपने अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने दिखाया, किस प्रकार से रिलेट करता है, कोरिलेट करता है एक दूसरे से, यानी रिलेशन को शो करता है। उसके बाद कंजंक्शन के अंदर क्या है? अब इस संबंध को यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से यानी एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के लिए, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए और अपने विचारों को लंबा करने के लिए, अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा व्यक्त करने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। किस प्रकार से? अब कंजंक्शन क्या है? जो कनेक्ट करे टू सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को, तो वो क्या है? कंजंक्शन है। तो इसको हम कनेक्टिंग वर्ड कहेंगे। जी हाँ, कनेक्टिंग वर्ड। ये कनेक्टिंग वर्ड डैट है, कनेक्टिंग वर्ड आपने एंड है, कनेक्टिंग वर्ड आपका यहाँ पे सो डैट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ये आपने कंजंक्शन पढ़ी होंगी, ये सब कनेक्टर आपने पढ़े होंगे और ये सब कनेक्टर हम अलग अलग सेंटेंसेस को, अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे ही lives at पानीपत
he lives at Panipat in Haryana, but he but she lives at और उसके बाद हम कोई भी स्थान लिख सकते हैं एट भिवानी इन हरियाणा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मैंने बट कंजंक्शन लगा दी और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया, इसी कारण मैंने इसको कनेक्टिंग वर्ड कहा है। तो अलग अलग शब्दों को, अलग अलग वाक्यों को, दो फ्रेजेस को, जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है कि सेंटेंस और फ्रेज के अंदर क्या अंतर है। तो बच्चों, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैव ए मीनिंगफुल सेंस, और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंगफुल सेंस। अब दोनों की एक डेफिनेशन है, लेकिन दोनों में फिर भी काफी अंतर है। अब फ्रेज उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स which but two are more than group of words, दो या दो से अधिक शब्द तो हों, लेकिन वो किसी वाक्य के साथ जुड़ के अपना अर्थ दे सकते हैं, यानी अकेले वे अपना पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे शब्दों का समूह जो बिना किसी फ्रेज के भी अपना मीनिंग शब्द दे देते हैं, आसानी के साथ खुद ही दे देते हैं। जैसे he lives at पानीपत in हरियाणा। अब देखिए यहाँ बिना किसी कोई फ्रेज यहाँ यूज नहीं हुआ, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। ओके, ये क्या है? एक सेंटेंस है। अब आप कहेंगे सर एक फ्रेज का एग्जांपल देके दिखाओ। अब मैं कहूँ इन द स्काई, बच्चों मैंने लिखा इन द स्काई, इन द स्काई आसमान के अंदर। ओके, तो आसमान के अंदर क्या है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जब तक हम इसके आगे कोई सेंटेंस कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं बर्ड फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो अब देखिए इसका मीनिंग निकला, समझ में आया आपको सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है? सेंटेंस और फ्रेज, तो इन दोनों के बीच में अंतर आपको क्लियर हो गया, यानी डिफरेंस आपको समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा इंटरजेक्शन। ये क्या है? तो इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट व्हिच यूज्ड टू शो merely expressions or sudden feelings, merely expression or sudden feeling। तो sudden feeling, sudden state of mind भी हम इसको कह सकते हैं, अर्थात अचानक जो हमारे मन के अंदर दुख का, सुख का या फिर किसी आश्चर्य का होना, आश्चर्य हम हर वक्त हमारे दिमाग में ही रहता है, किसी चीज को देखकर हमारे मस्तिष्क के अंदर हम सोचते हैं, अचानक हम सरप्राइज होते हैं उस चीज से, तो वो ही क्या है? हमारा सडन स्टेट ऑफ माइंड है, और उसी को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। अब जैसे ओह, मैं बात करूं, ओह इतना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, ओह इतना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए। देखो मुझे सरप्राइज हुआ कि आपने पूरा वीडियो मेरा देखा, अच्छा लगा मुझे भी कि आप सीख रहे हैं मेरे साथ इस पूरे लेक्चर को, पूरी हमारे बेसिक जो ग्रामर है तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को आप सीख रहे हैं। ओह आपने पूरा देख लिया, तो ये क्या है? सडन स्टेट ऑफ माइंड है। ओह अल्लास है, उसके बाद हुर्रा है, उसके बाद हमारा पूह है। अलग अलग अवस्थाओं को दिखाने के लिए, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड को दिखाने के लिए अलग अलग हमारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, और उसी को हम इंटरजेक्शन के टॉपिक में रखते हैं। इन टॉपिक को 1 बाय 1 मैं अगले लेक्चर में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, लिखिए इसको, और आप अच्छे से एक एक चीज से, जैसे मैंने आपको समझाया है, जैसे आपको सिखाया है, वो आप पूरा अच्छे से समझे। फिर भी आप
आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत आ रही है इस लेक्चर से संबंधित, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, आप मेरे को बताएं सर यहाँ से समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको फिर समझाऊंगा। ये ओपनिंग लेक्चर था, केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कैसे हम कहाँ से शुरू करें। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।